स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स तो जरूर अपनाए हैं, लेकिन कभी भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। जी हाँ, आज हम बात करने वाले इस चैप्टर फेडरलिज्म की, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि फेडरलिज्म आखिर होता क्या है और इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और साथ ही साथ इसके की फीचर्स की भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फेडरलिज्म को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज की, टेलीग्राम चैनल की, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की भी, तो वहां आप जुड़ सकते हैं और नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज अपने देश में लागू करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी कंट्री जो है वो गवर्नमेंट से रन होती है, गवर्नमेंट से चलती है, और सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम चाहिए होता है। तो कौन से सिस्टम से चलेगा? तो वो सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। जी हाँ, जो भी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि इस देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इस सिस्टम से देश चलेगा, तो वही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म सिस्टम दिया हुआ है, तो हम फेडरलिज्म सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करती है। मतलब कोई गवर्नमेंट एकदम लो लेवल के छोटे मोटे काम भी देख रही है, कोई गवर्नमेंट ऐसी भी होगी जो अपर लेवल के काम को भी देखेगी। छोटे लेवल को तो देखेगी, लेकिन कुछ ऐसी गवर्नमेंट भी होती है जो बड़े लेवल के काम को देखती हैं। तो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है, और वर्क करने के लिए इन गवर्नमेंट्स की पावर बटे होते हैं। जी हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम कर रही है, पूरे देश के लॉ बना रही है, तो उसके पावर बटे हुए हैं, ठीक है। और कोई ऐसी होगी जो लोकल लेवल पे काम कर रही होगी, जैसे ग्राम पंचायत के लेवल पर, और जैसे हमारा कैपिटल दिल्ली है तो उसके लेवल पर, तो ये पावर जो होती है बटी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पावर्स बटे होते हैं और गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। तो ये फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म जो है एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ही तो है। जी हाँ, हम ऑलरेडी पावर शेयरिंग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हम जो पावर शेयर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं। कभी स्टेट्स को पावर देते हैं, कभी सेंटर को पावर देते हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हैं, कभी जुडिशरी को देते हैं। तो फेडरलिज्म भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ जितने भी आपको लाइंस दिख रही हैं, सेंटेंसेस दिखे हुए, हर एक सेंटेंस एमसीक्यू बन सकता है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में, आपको ध्यान से सुनना है। तो गवर्नमेंट जो है उसकी पावर डिवाइड होती है। गवर्नमेंट जो होता है डिफरेंट लेवल पे वर्क करते रहती है, और फेडरलिज्म और कुछ नहीं है बल्कि पावर शेयरिंग का ही एक फॉर्म है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो पावर शेयर करते हैं, ये आप जानते होंगे, और पावर शेयरिंग करने के तरीके को ही क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। डेफिनेशन तो ऑलरेडी बनती है इसकी एमसीक्यू में, लेकिन हाँ, ये सेंटेंस भी बन सकता है एमसीक्यू में, तो ध्यान रखिएगा। जनरली जो पावर शेयर किया जाता है वो डिफरेंट लेवल्स में किया जाता है, और ये जो डिफरेंट लेवल्स की पावर शेयरिंग होती है वो या तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उसकी भी बात हम करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन टॉपिक्स कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, वो भी हम क्लियर कर देंगे, उसकी भी बात कर लेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन को जान लेते हैं। फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन जानते हैं। तो फेडरलिज्म क्या है? एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central level of government and various constituent units of the country। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, जिसमें क्या होता है? पावर डिवाइड होती है, पावर बटी होती है। इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, दैट मीन्स पूरे देश भर के लिए एक सेंट्रल मध्य है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, और कुछ कुछ छोटी छोटी यूनिट जो होती हैं देश के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया फेडरलिज्म की डेफिनेशन कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है वो डिवाइड हुई सेंट्रल और बाकी इसमें। अब सेंट्रल के बाद आप सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो चाहे वो जोड़ दीजिए, लेकिन एक सेंट्रल जरूर होगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म की डेफिनेशन कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, और उसके अलावा दूसरी छोटी छोटी यूनिट्स में, ठीक है। कंपलसरी क्या रखना है कि सेंट्रल लेवल में बटा रहेगा, सेंट्रल अथॉरिटी में बटा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया फेडरलिज्म की डेफिनेशन।
अब हम बात कर लेते हैं फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म? तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ भी देता है एग्जाम में ना, विच इज द, अब 4 एमसीक्यू दे दिया आपको, 4 में से एक पूछ दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से एक पूछ दिया, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो पहचानना सीखना पड़ेगा आपको। कब पहचानेंगे आप? जब फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी जानते होंगे और फेडरलिज्म में होता क्या है एक्चुअल में वो भी जानते होंगे। तो फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट क्या है कि फेडरेशन हैज 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस बात को जान लीजिए। फेडरलिज्म जहां भी शब्द आएगा समझ लीजिए कि भाई वहां पे 2 तरह की सरकारें होंगी, ठीक है। अभी फेडरलिज्म और फेडरेशन शब्द आया है तो आप कंफ्यूज मत होइए कि कहीं हम फेडरलिज्म बोल रहे हैं, कहीं हम फेडरेशन बोल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। इसका अंतर भी हम क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं फेडरलिज्म का, फिर इसका अंतर भी हम क्लियर कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है फेडरलिज्म का कि फेडरेशन जो है उसमें 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। ऑलवेज 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान रखिए कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। पहला, वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक सरकार पूरे देश भर के लिए, और बाकी की अदर लेवल्स की गवर्नमेंट रहेगी, यानी अदर गवर्नमेंट फॉर स्टेट्स। अब मान लीजिए आपके पास स्टेट्स हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपके पास तहसील्स हैं, आपके पास ग्राम पंचायत हैं, तो एक तो पूरे देश को संभालने के लिए होगी, ये कंफर्म है। उसके बाद छोटी छोटी यूनिट्स में आप बांट सकते हैं। तो यही तो कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सरकार होगी कंफर्म है। उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल के बाद चाहे स्टेट लेवल पे ले लीजिए या ग्राम पंचायत लेवल पे ले लीजिए या म्युनिसिपालिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले लीजिए, कितनी भी गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन एक मेन रहेगी ही रहेगी यहाँ पर। जैसे कि पावर शेयरिंग चैप्टर में आप बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्टेट के लिए अलग से गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से आती थी, पूरे देश के लिए अलग से सरकार होती थी। तो उसी प्रकार की चीज यहाँ पर है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर कोई सरकार पूरे कंट्री की है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो हर जिले के लिए, गांव गांव के लिए काम नहीं करती है, वो काम करती है नेशनल इंटरेस्ट में। गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री वर्क्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान में रखिए। अब ये भी एमसीक्यू बनता है, द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री वर्क्स फॉर, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री इंटरेस्ट और पूरे द होल नेशन इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। हमें ऑल ऑफ द अबव करना पड़ेगा। ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि जो कंट्री, जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए होती है वो नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्र हित यानी पूरे देश के भले का काम करेगी। उससे एक आम आदमी का बुरा होता है तो होने दो, लेकिन पूरे देश का भला होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो अदर गवर्नमेंट्स होती हैं, वो डे टू डे वर्क के रीजन में काम करती है, यानी रोजमर्रा के जो काम होंगे, डेली के जो काम होते हैं ना, आजकल के जो काम है, जैसे कि नाली साफ सफाई, कचरा उठाना, ये सब जो काम होंगे डे टू डे वाले, वो कौन करेगा? दूसरी तरफ की गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल नहीं करेगी। बस सेंट्रल को छोड़ के दूसरी गवर्नमेंट ये काम करते रहेगी, ठीक है। तो यहां हमने फेडरलिज्म को जाना, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझा, फेडरलिज्म का डेफिनेशन समझा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखो, इन शॉर्ट में फिर से रिपीट कर दूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि फेडरेशन में 2 टाइप की गवर्नमेंट होगी, उसमें से भी 2 में से कौन सी? पहला कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि 2 टाइप की गवर्नमेंट होगी फेडरलिज्म में। पहली कौन सी होगी? सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और दूसरी जो होंगी वो स्टेट लेवल की हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो सकती है, म्युनिसिपालिटी या ग्राम पंचायत लेवल की हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगी पूरे एंटायर कंट्री के लिए, और दूसरी अदर स्टेट्स के लिए, राज्य के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग का फॉर्म है, ये भी हम जानते हैं। फेडरलिज्म में भाई या तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हम ये भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन फॉर्म के जो नोट्स हैं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर, फेसबुक पेज का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप चाहे तो वहां फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फेडरलिज्म वर्सेस फेडरेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे फेडरलिज्म वर्सेस फेडरेशंस क्या होता है। तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि ये जो फेडरलिज्म और फेडरेशंस है, फेडरेशन का मतलब होता है स्टेट्स की बात हो रही है या फिर कंट्री की बात हो रही है। फेडरलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है। फेडरलिज्म क्या है? एक प्रोसेस है। और फेडरेशन जो होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स हैं। मतलब फिर से समझा दूं कि अगर इंडिया को बोलो और इंडिया के जो 28 राज्य है उनको बोलो तो वो क्या है? फेडरेशंस है। लेकिन पूरी जो इंडिया में प्रोसेस फॉलो हो रही है वो क्या है? फेडरलिज्म है। फेडरेशन में कुछ भी हो सकता है। फेडरेशन में 1 लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, 2 लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, 3 लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन जहां पे फेडरलिज्म लगता है वहां 1 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। इस बात को ध्यान में रखिए। हो सकता है कि फेडरेशन में 1 लेवल की गवर्नमेंट दूसरे लेवल की गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सके, लेकिन फेडरलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। फेडरलिज्म में हर लेवल की गवर्नमेंट की अपनी पावर अलग होती है। इस बात को जान लीजिए। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए कि फेडरलिज्म और फेडरेशन में अंतर क्या है। फेडरलिज्म में क्या होता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट की पावर अलग अलग होती है।
जबकि फेडरेशंस में क्या होता है, एक लेवल की गवर्नमेंट जो होगी सेंट्रल, वो बाकी के लेवल्स की गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी। ठीक, फेडरेशन में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां भी होगी, फेडरलिज्म में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फेडरेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लेकिन फेडरेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करेगी, लेकिन फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां की हर गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से वर्क करती है। जैसे इंडिया में देख लो, इंडिया में 28 राज्य है तो 28 राज्य अपने तरीके से रूल करते हैं। हमारे केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार उनमें इंटरफेयर नहीं करती, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म। लेकिन अगर बात करें फेडरेशंस की, तो फेडरेशन में भाई क्या होता है कि कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे अमेरिका हो गया, वहां पे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, वहां पे जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो हर एक स्टेट को, वहां के हर एक प्रोविंस को मानना ही पड़ता है, इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेडरेशन वर्सेस फेडरलिज्म। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक आम बात, एक नॉर्मल सी बात, जैसे कि आपको पता है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा और वर्टिकल मतलब ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब सब कोई सेम लेवल पर है, और वर्टिकल की बात करें तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बोल सकते हैं ना, किसी कोई ज्यादा ऊंचाई पर है, कोई कम ऊंचाई पर है। कहने का मतलब ये है कि पावर शेयरिंग जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, फिर हमारे यहाँ कोर्ट भी तो है ना, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मुझे बताओ क्या पार्लियामेंट को ज्यादा पावर है या कोर्ट को ज्यादा पावर है? भाई दोनों अपने अपने लेवल पे क्या है, पावरफुल है। यानी जो पावर लॉ बनाने की इसको है, वही पावर इसको भी है इंटरप्रेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि यहाँ पावर बटी हुई है, सबके काम अलग अलग है और सब अपने आप में एक ही लेवल पर इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स पार्लियामेंट फॉलो नहीं करती, पार्लियामेंट के ऑर्डर्स कोर्ट भी फॉलो नहीं करता, ऐसे कुछ है ना, अपने इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं। लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है कि एक कोई ज्यादा पावरफुल है, दूसरी कम पावरफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि प्रेसिडेंट हो गया, मान लो प्रेसिडेंट हो गया, और एक छोटा सा चीफ मिनिस्टर की बात कर दें, या फिर प्रेसिडेंट के नीचे कोई और दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, तो उनकी पोस्ट कम है तो वो नीचे है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में याद रख लीजिए कि अपर वाले लोअर वाले को कंट्रोल करते हैं। यहां पहले पावर ज्यादा होती है सबसे ऊपर बैठी पोस्ट पे, फिर उसके नीचे थोड़ा कम पावर, फिर उसके नीचे और भी कम पावर, है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबको सेम पावर होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबको सेम पावर होती है, हर कोई यहाँ पर सेम है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेम पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वर्क कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर है, अपने हिसाब से वर्क कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, लॉकडाउन के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि जो भी राज्य है वो जैसे चाहे वैसे क्या कर सकता है, अपने राज्य में लॉकडाउन लगा सकता है या हटा सकता है ना। तो हर राज्य ने अपने किया था। आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में और कुछ स्टेट्स में जहां कोरोना का केसेस कम थे वहां पे जल्दी लॉकडाउन खुल गया था, लेकिन महाराष्ट्र हो गया या फिर और दूसरे तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स हो गए, वहां पर जल्दी नहीं ओपन हुआ लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि वहां पे केसेस ज्यादा थे, तो उन राज्यों ने अपने हिसाब से फैसला लिया। दैट मीन्स यहाँ पर हर कोई अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। तो ये हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में सब सेम होते हैं, सबकी पावर सेम होती है, अलग अलग होती है। लेकिन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को ज्यादा पावर, फिर किसी को कम पावर, ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझ गया होगा, और फेडरलिज्म वर्सेस फेडरेशन भी समझ में आ गया हो। तो ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट भी हो गए, और क्या है यहाँ पर फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे इस फेडरलिज्म चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसके ऊपर से कई एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं। जी हाँ, यहां से एटलीस्ट 2-3 एमसीक्यूज तो कंफर्म बनेंगे ही। चलिए हम देख लेते हैं तो कौन से वो क्वेश्चंस है, कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं आपको बताते चलूंगा। तो हम बात कर रहे हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, दैट मींस फेडरलिज्म की खासियतें, कौन कौन से की फीचर्स हैं, कौन कौन से इसके खासियतें हैं फेडरलिज्म के। यानी कि किसी कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो होती है तो वहां पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, वहां पे क्या क्या काम होंगे अगर फेडरलिज्म चल रहा है तो चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी देश में फेडरलिज्म है तो उसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहली बात कि उस देश में 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी, तो कंफर्म है ना। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को पूछा जाएगा इंडिया विच टाइप ऑफ कंट्री, तो हम क्या बोल देंगे?
फेडरलिज्म की कंट्री है भाई, सिंपल फेडरलिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ स्टेट्स को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी है, और तो फिर लोकल गवर्नमेंट भी तो है, यानी कि 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है या 1 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? फेडरलिज्म बोल देंगे। क्लियर है? या तो 2 होंगी या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंडिया में पहले से 3 लेवल की गवर्नमेंट नहीं थी। ये 1992 में बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके चेंज करके 3rd लेवल की गवर्नमेंट आई। क्यों आई, कैसे आई, ये भी आगे के वीडियोस में बताऊंगा मैं। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा फीचर कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि हर लेवल की जो गवर्नमेंट होगी उसका खुद का कोर्ट होगा। आप खुद देख लो, पूरे देश को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हर स्टेट में हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, आपने सुना ही होगा, है ना। तो हर लेवल पे अपना खुद का जुरिस्डिक्शन है, खुद के कोर्ट है। हर लेवल पे टैक्स वसूले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है, इवन लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स लेती है। अगर आप किसी गांव में घर बनाते हैं तो वहां की ग्राम पंचायत को टैक्स देना पड़ता है, होम टैक्स। जी हाँ, तो हर इसका अपना टैक्स वगैरह मौजूद है। और हर एक का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कामकाज संभालने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है, यानी सेंट्रल के लिए अलग से पुलिस होती है, स्टेट के लिए अलग से पुलिस होती है, ये सारी चीजें जो है संभालने के लिए अलग से रखी जाएंगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। यानी कि फेडरलिज्म भी कहता है। दैट मीन फेडरलिज्म अगर आएगा किसी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सारी चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी। दूसरी चीज क्या होगी कि हर लेवल की, जैसे इंडिया में 2 लेवल से ज्यादा की है, सेंट्रल है, स्टेट और लोकल है, तो हम हर लेवल की गवर्नमेंट में क्या होगा, अपना खुद का जुरिस्डिक्शन, अपना खुद का जूरी होगी, मतलब खुद के कोर्ट होंगे। सेंट्रल के लिए सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के लिए हाई कोर्ट, और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, वो रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो फीचर वो है कि द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। यानी कि इस लेवल की गवर्नमेंट है, इस बात की गारंटी कौन दे रहा भाई? कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको राइट मिलता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, हाँ स्टेट गवर्नमेंट के काम है। अब कौन कौन से काम है ये वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हर लेवल का एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो है उसकी गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि भाई कौन गारंटी देता है, तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज गारंटेड बाय डैश दे देगा, गारंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट, गारंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, गारंटेड बाय स्टेट, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। अगला देखिए, इस तरह से हर एक की फीचर से एमसीक्यू बन सकता है। अगला की फीचर चौथा, एनी चेंज इन फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन में चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल तो आप सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो प्रीएम्बल में लिखा है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। अगर इसमें से एक भी चीज को चेंज करना है, फंडामेंटल राइट्स चेंज करना है, फंडामेंटल ड्यूटी चेंज करनी है, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं कर सकता, इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली की मदद लेनी पड़ेगी। यानी हर लेवल की गवर्नमेंट से पूछ के उनकी मंजूरी, उनकी सहमति के बाद ही क्या हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रोविजन चेंज हो सकता है। जैसा कि आपको सभी पता है, सबको पता है कि फंडामेंटल प्रोविजन जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है आपको, तो आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट वाली कौन करेगा भाई? सब लोग करेंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी मंजूरी लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मंजूरी लो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट से भी मंजूरी लो, तभी जाके आप क्या चेंज कर पाओगे? किसी फंडामेंटल प्रोविजंस को। एमसीक्यू कैसा बन सकता है? ऐसा बन सकता है कि एनी चेंज इन द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हुज कंसेंट। तो लिखा हुआ कंसेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट, लोकल गवर्नमेंट की कंसेंट, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से हमें चुनना पड़ेगा कौन सी लेवल की गवर्नमेंट, बोथ लेवल की गवर्नमेंट से मंजूरी लो, है ना, कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हो गया। पांचवा, कोर्ट प्लेज ए मेजर रोल इन फेडरलिज्म। कोर्ट जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है फेडरलिज्म में। जी हाँ, कोर्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है फेडरलिज्म में, कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा भाई कि किसको कितनी पावर दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर क्या है, सेंट्रल की पावर लेके थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट की दी जाए, या स्टेट की पावर छीन के लोकल लेवल को दी जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। और वैसे भी आप सभी जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वो फाइनली वही चेंज कर सकता है, फाइनल सब कुछ उसी के हाथ में। कोर्ट प्लेज ए मेजर रोल इन फेडरलिज्म, इट इंटरप्रेट्स द पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन एमसीक्यू कैसा बन सकता है
कि कौन है वो ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन को या बोथ लेवल्स की गवर्नमेंट की पावर्स को चेंज कर सकता है। तो कौन है वो? कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपको इतने सारे एमसीक्यूज यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे और भी हम उसके की फीचर, जो 3 की फीचर बचे हैं उनकी बात करते हैं और देखते हैं कि वहां पे कैसा एमसीक्यू बन सकता है। So students, the sixth feature of Indian federalism is sources of revenue of each level of government is clearly mentioned। यानी कि जो सोर्सेस होंगे रेवेन्यू के, यानी हर लेवल की गवर्नमेंट के पैसा कमाना होता है, हर लेवल की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए पूरे देश को काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए हर राज्य के लिए काम करने के लिए। तो ये पैसा आएगा कहां से? तो ये पैसा कहां से आएगा? इस रेवेन्यू का सोर्स जो है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगा के पैसा कमा सकती है। उसमें भी लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों अपना अपना अलग अलग टैक्स लगाती हैं। ये पेट्रोल 30-35 रुपए का मिलता है, 40 रुपए का मिलता है लीटर, लेकिन उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले टैक्स लगाती है तो 50-60-70 रुपए का हो जाता है। फिर उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है तो फिर वो और 80-90-100 रुपए तक चला जाता है। तो इसी प्रकार से पेट्रोल इतना हाई मिलता है, लेकिन इसी प्रकार से दोनों गवर्नमेंट पैसा लेती है और उसी पैसे से हमारे लिए डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स ये सब बनाती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फीचर कहता है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो होंगे हर लेवल की गवर्नमेंट के, वो कहां मेंशन होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियरली मेंशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला 7वां फीचर, सेकंड लास्ट फीचर, The federal system works with the objective of safeguard and promote unity of the country। यानी अगर फेडरलिज्म लगाया है तो फेडरलिज्म का काम क्या है? देश की यूनिटी को बचाना और साथ ही साथ उसको बढ़ाना। सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री क्या है? द फेडरल सिस्टम वर्क्स विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी को बचाना भी है और प्रमोट भी करना है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। और आखिरी जो फीचर है 8वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एन आइडियल फेडरल सिस्टम अकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। उस फेडरल सिस्टम को अच्छा माना जाता है कि अच्छा फेडरल सिस्टम क्या करता है? वो रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है। अकोमोडेट मतलब अपनाना, मतलब फेडरलिज्म इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो बाकी सब धर्मों को हटा दो, सिर्फ एक धर्म रखो या सबको एक जैसा बना दो, ऐसा नहीं। जो जैसा है रहने दो, सब अपना अपना धर्म मान रहे हैं, मानो, एक्सेप्ट करो, उनके लिए भी वर्क करो। दैट मींस रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है एज वेल एज वर्क्स विद म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपसी समझौते भरोसे के साथ काम करता है। 28 राज्य 28 जगहों पर फैले हुए हैं, 28 तरीके के वहां पे कल्चर होंगे, आप देख सकते हो इंडिया में, है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती, सब राज्य को इक्वल ट्रीटमेंट करती है। इवन राज्यों को डेवलप करने के लिए तो और खास फायदे भी पहुंचाती है ना। तो उसी प्रकार से कहा गया यहाँ पर कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है, कभी भी जो गवर्नमेंट होती है वो रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि मान लो हमारे जो राज्य है तब उधर जो मिजोरम है, नागालैंड है, उन राज्यों को भुला दे, कंट्री से अलग कर दे, नहीं, वो भी हमारे ही स्टेट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करेगी, है ना। आपसी भरोसा भी रखेंगे एक दूसरे का। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी देती है, तो कई बार पैसा जो लोन जो है पास होता है, बजट पास होता है तो स्टेट्स को दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। और कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है, उनके स्कीम्स को अपने राज्य में लागू करने के लिए जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिलती है फेडरलिज्म में। तो छठवां फीचर क्या है कि हर लेवल की गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली मेंशन होगा, कहां से किसको पैसा मिलेगा। दूसरा, फेडरल सिस्टम जो है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम? तो आप क्या बताएंगे कि प्रमोट एंड सेफगार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। एमसीक्यू यहां ऐसा बनेगा कि प्रमोट एंड सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक। An ideal federal system accommodates regional diversity as well as works with mutual trust। यानी किससे काम करता है भाई? एक दूसरे के विश्वास रखते हैं, दूसरे का भरोसा रखता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। और देश में जो डाइवर्सिटी होगी, जो अलग अलग चीजें होंगी, डिफरेंस होंगे, उनको भाई अपनाएंगे, दूर नहीं करेंगे, है ना। सबको किसी को फोर्स नहीं करेंगे हमारे जैसे बन जाओ या जो हम बोलेंगे वो करो, है ना। सब अपने हिसाब से वर्क करेंगे। तो ये बात होगी किसकी? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच एग्जैक्ट बैलेंस कैसे होता है पावर का। यहाँ पे कई एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं, तो हम उन एमसीक्यूज को समझेंगे, साथ ही साथ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे किस टॉपिक पर कैसा एमसीक्यू बन सकता है। तो द टॉपिक इज एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एग्जैक्ट बैलेंस कैसे बनता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर या फिर एक दूसरे से अलग अलग काम करते, झगड़ा नहीं हो पाता, है ना। तो कैसे होता है ये सब कुछ, चलिए हम जानते हैं।
तो देखो इनकी जो बैलेंसिंग होती है वो दो वे से होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज। आपको पूछ भी सकता है एमसीक्यूज में कौन से वेज है, कितने वेज है, 3 वेज, 2 वेज, 4 वेज, 1 वेज, तो आपको बताना 2 वेज। कौन से 2 वेज है? तो एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। अभी समझाऊंगा मैं आपको कि कमिंग टुगेदर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि सेंट्रल और स्टेट के बीच पावर बैलेंस करने का दो तरीका होता है। कितना तरीका? दो। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो अभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कई सारी कंट्रीज जो अलग अलग होती है। सिंपल एग्जांपल देखिए कि आप देखिए अलग अलग कंट्री, मेरे फिंगर्स को अलग अलग कंट्री समझिए। अलग अलग जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो क्या होते हैं, एक साथ आते हैं कि ताकि वो मजबूती से रह पाए। अगर एक छोटा देश है वो अकेला है तो उस छोटे देश को कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी उसको हरा सकता है। लेकिन वो बड़े देश के साथ जुड़ जाए तो बड़े देश सारे दोस्त मिलकर एकदम मजबूत हो जाएंगे, तो कोई भी इनको हरा नहीं पाएगा। तो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं ये इसी को फॉलो करती हैं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट या फिर कंट्रीज comes together to on their own to form a bigger unit, एक बड़ी सी यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अमेरिका में और भी कई देश शामिल है तब यूएसए बनता है, वरना सिंगल अमेरिका रहता है। जैसे इंग्लैंड को हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूके, लेकिन अकेले इंग्लैंड को नहीं बोलते, उसके साथ आयरलैंड जुड़ जाता है, स्कॉटलैंड जुड़ जाता है, तब ना बोलते हैं हम उसको, है ना। तो जी हाँ, तो इसी प्रकार से कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स या फिर कंट्रीज खुद से मिलती हैं एक बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए, और यहाँ पर सबको सेम पावर होती है, सब सेपरेटली नहीं रूल करते, सब एक साथ रहेंगे ना। इक्वली पावर है, इक्वल स्ट्रॉन्ग है। जितनी वैल्यू अमेरिका की है उतनी ही वैल्यू अमेरिका के साथ आने वाले कंट्री की हुई, यानी पार्टनर्स की तरह होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पार्टनर्स होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन यहाँ पर, यानी पार्टनर्स होंगे, यानी एक ही बिजनेस रहेगा कि स्ट्रॉन्ग रहना है, एक ही साथ मिलकर काम करना है, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होगा, लेकिन देश अलग अलग रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पे। भाई होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, सेंट्रल एंड स्टेट रूल ओवर कंट्री, ठीक है। इसमें सेंट्रल और स्टेट रूल करते हैं। तो भाई सेंट्रल अपने तरीके से रूल करता है, स्टेट अपने तरीके से रूल करता है, लेकिन होते हैं एक ही देश के अंदर। फॉर एग्जांपल एक फैमिली की तरह है, फैमिली में एक आदमी टीचर है, एक आदमी डॉक्टर है, ठीक है। फैमिली में एक टीचर एक डॉक्टर है, दोनों का प्रोफेशन अलग है लेकिन है एक ही फैमिली के पार्ट। तो उसी प्रकार से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग तरीके होते हैं रूल करने के, अलग रूल्स रेगुलेशन, अलग टॉपिक्स। स्टेट गवर्नमेंट के अलग रूल्स रेगुलेशन, अलग तरीके, अलग टॉपिक्स, लेकिन हाँ दोनों रहेंगे एक साथ ही। जैसे इंडिया को देख लो आप, इंडिया में 28 राज्य है, 28 के 28 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग तरीके से रूल करते हैं, लेकिन है वो ऑलमोस्ट एक ही कंट्री के पार्ट, ऑलमोस्ट क्या एक ही कंट्री के पार्ट है, इंडिया के पार्ट है। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में अलग अलग जो हैं उनको एक साथ आना पड़ता है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में अलग अलग होकर भी एक ही से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया के 28 राज्य जो है वो 28 चीफ मिनिस्टर हैं, 28 तरीके से रूल करते हैं, 28 तरीके से रूल करते हैं, लेकिन एट द एंड वो किसके पार्ट है, इंडिया के पार्ट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। कमिंग टुगेदर में जितने देश होंगे उनका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से रूल करेंगे। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में भाई एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से रूल करेंगे, अलग अलग करेंगे लेकिन एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में अलग अलग देश एक साथ आते हैं, होल्डिंग टुगेदर में एक ही देश अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। कमिंग टुगेदर में देखो इंग्लैंड आ गया, तो इंग्लैंड में क्या होगा भाई, आयरलैंड स्कॉटलैंड जुड़ गया और इंग्लैंड, 3 कंट्री अलग अलग कंट्रीज मिलकर जुड़ी बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए, तो उसको हमने कमिंग, एक साथ आना, ठीक है। जो पहले से एक साथ है, इंडिया एक साथ है, 28 राज्य एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से रूल कर रहे हैं, तो एक दूसरे से अलग हो जाना, इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अलग होकर भी एक साथ रहना, ठीक है। तो इंडिया जो है एक देश होके अलग अलग राज्यों में बटा है, एक देश होके अलग अलग राज्यों में बटा है, देख लो तो क्या हो गया, होल्डिंग टुगेदर। लेकिन अलग अलग होकर एक साथ आना उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, वो हो गया यहाँ पर यूएसए। तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कौन है, कमिंग टुगेदर, एक साथ आते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग डायरेक्शन में, आपको पता है ना, बहुत दूर दूर है, बीच में गैप है, तो ये अलग अलग होकर भी एक साथ आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देख लो भाई, हमारे यहाँ जो क्या होता है, इंडिया को ही देख लो आप, स्पेन को देख लो, बेल्जियम को देख लो, ऑलरेडी बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग चैप्टर में। वहां क्या होता है कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग रूल करते हैं, लेकिन वो एक ही देश की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, दैट इज इंडिया का है, ठीक हमारे यहाँ, ठीक। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। कमिंग टुगेदर का एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये देगा आपको एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा सम स्टेट्स एंड कंट्रीज कम्स टुगेदर फॉर्म ए बिगर यूनिट, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। एमसीक्यू में देगा तो आपको देख लेना है क्या है ये, उसी प्रकार से यहाँ भी देगा। ठीक है, एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल कौन सी कंट्री है, वहां पे 4-5 कंट्री के नाम देगा, वहां पे देख लेना आपको होल्डिंग टुगेदर का कौन सा है, 4-5 कंट्री के नाम देगा, आप देख लेना कौन सा कमिंग टुगेदर का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और हमारा एक छोटा सा और टॉपिक है फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। देखो, फेडरल सिस्टम में क्या होगा कि सभी गवर्नमेंट होगी, मतलब यहाँ गवर्नमेंट होगी अलग अलग लेवल की, सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, लोकल लेवल की गवर्नमेंट, और हर लेवल की गवर्नमेंट जो है मनमाने ढंग से रूल करेगी, यानी उनकी खुद की पावर्स अलग लिखी हुई हैं। लेकिन वही बात करें हम यूनिटरी सिस्टम की, तो यूनिटरी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वही स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ देशों में ऐसा है, अमेरिका में भी यूनिटरी सिस्टम है, वहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स को वही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में फेडरल सिस्टम चलता है, इंडिया में फेडरल सिस्टम चलाते हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से रूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग तरीके से रूल करती है, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता। तो ये हो गया फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। तो ये बात मैंने यहाँ पर बता दी आपको, और बता दिया कि कैसे बैलेंस किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर। फिर से एक शॉर्ट रिवीजन देता हूं कि बैलेंस करने के 2 वे हैं। कौन से 2 वे, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में अलग अलग एक साथ आते हैं बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक होते हुए भी अलग तरीके से दिखते हैं ना, एक ही राज्य, एक ही देश के, लेकिन 28 अलग अलग भाग में बटे हैं राज्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ जाना, फेडरलिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, की फीचर्स, कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह सब। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इंडिया का फेडरलिज्म से क्या लेना देना है, इंडिया को एज ए फेडरल कंट्री हम कैसे व्यू करते हैं, इंडिया फेडरलिज्म कैसे फॉलो करता है, वो सब हम जानने वाले हैं। तो इंडिया एज ए फेडरल कंट्री की बात अगर करें तो हमारे भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ कि इंडिया जो रहेगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा। यूनियन मतलब एक रहेगा, लेकिन स्टेट्स भी होंगे। एक मतलब होता है एक सेंटर और बाकी सारे स्टेट्स। दैट मीन्स देख लो आप, इंडिया जो है एक कंट्री है, लेकिन उसमें 28 राज्य बटे हुए हैं। तो सो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिए, हर एक लाइन में एमसीक्यू बन सकता है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं। दूसरा, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन कभी भी फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फेडरेशन शब्द इस्तेमाल कर दोगे तो क्या होगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी पावर देनी पड़ेगी जो दूसरे गवर्नमेंट के लेवल की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने के लिए हमारे क्या किया गया कि हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल फॉलो किए, सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए। बस एक ही फॉलो नहीं किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी लेवल की गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी, बस हमने ये फॉलो नहीं किया। तो बट नेवर यूज्ड वर्ड फेडरेशन, हमने फेडरेशन शब्द इस्तेमाल कभी नहीं किया। ठीक है, इंडिया में जो 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ये तो आप जानते हो। 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और दूसरी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है। ठीक है, ये 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक और चीज जुड़ जाता है जिसे बोलते हैं पंचायती एंड म्युनिसिपैलिटीज, या इन शॉर्ट इसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। 3 तरह की सरकार होगी भाई, 3 तरह की कौन सी, एक होगी कौन सी सरकार, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होगी कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होगी पंचायती राज सिस्टम या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत बोलते हैं। इंडिया में शुरू से 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट नहीं था, ये 1992 के बाद आया। जी हाँ, 1992 के बाद गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस किए। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार थी देश में, उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए और एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट लाई जिसे बोला गया था क्या, पंचायती राज सिस्टम बोला गया था। ठीक है, या फिर लोकल गवर्नमेंट बोला गया था। ये कब हुआ, 1992 में हुआ। ज्यादा याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस याद यहाँ पर क्या ध्यान रखना था कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लेकिन इंडिया कभी भी फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, यहां से हमसे बन सकता है। और 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। 3rd टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को या तो लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, या फिर म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 नाम है उसके। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया एज ए फेडरल कंट्री। अब हम बात करेंगे कि जो तीनों टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, है ना, जो भी लिस्ट है, उन लिस्टों की बात करेंगे, उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या है, सब बात हम करेंगे।
सो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। जी हाँ, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है, यानी कि पावर को तीन भागों में कैसे बांटकर कंट्री को रूल किया जाता है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। जैसा कि आप इन सबसे ऑलरेडी वाकिफ होंगे, यूनियन लिस्ट यानी ऐसी लिस्ट जिसमें लिखे होंगे कि ये काम यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। स्टेट लिस्ट यानी कि ऐसे लिस्ट जिसमें वो काम लिखे होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। और होता है कॉन्करेंट लिस्ट यानी ऐसी लिस्ट जिसमें दोनों मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। और फिर इन तीनों लिस्ट में जो काम नहीं आते, जो बच जाते हैं, वो होते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट में कौन से टॉपिक्स होते हैं। ये एमसीक्यू की भरमार है। यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यूनियन लिस्ट जो होता है सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस होता है। तो सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस के टॉपिक किस लिस्ट में होते हैं ऐसा पूछ सकता है, तो यूनियन लिस्ट में होते हैं। जी हाँ, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब यूनियन लिस्ट का है। ठीक है। दूसरा स्टेट लिस्ट। भाई स्टेट लिस्ट में कौन से टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। पूछ सकता है आपसे कि यूनियन लिस्ट में कौन से टॉपिक्स आते हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट के टॉपिक्स किस लिस्ट में आते हैं। तो आपको बताना है स्टेट लिस्ट में। जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सब उस इलाके के इसमें आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी ये दोनों के लिए बराबर है। यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, यानी इसमें से कोई भी दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन के मामले में, फॉरेस्ट के मामले में, मैरिज के मामले में, है ना, एडॉप्टेशन और सक्सेशन यानी गोद लेना, अपना प्रॉपर्टी किसी के नाम करना, इस तरह के टॉपिक्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंटरफेयर कर सकती है, दोनों लॉ बना सकती हैं। बट क्या हो अगर दोनों इंटरफेयर करे तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ज्यादा मानी जाएगी। यानी अगर मान लो ये टॉपिक है एजुकेशन, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाना चाहती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, तो किसकी बात मानी जाएगी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के इंपॉर्टेंस की बात करती है, एक राज्य की नहीं। ठीक है। इसलिए राज्य से बड़ा देश होता है, तो इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक। फिर आता है कि ऐसा टॉपिक जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हो गए, इन तीनों लिस्ट में कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया नहीं है, वो आता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में, है ना। रेसिडुअल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑल द थ्री लिस्ट दैट इज यूनियन, सेंट्रल, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होते, वो किस में आते हैं, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। उन्हें हम रेसिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, किसी लिस्ट में नहीं आता, इसके ऊपर भी लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल। यानी सेंट्रल कोई सेंट्रल यूनियन भी बना सकता है, सेंट्रल कॉन्करेंट पे भी बना सकता है, और सेंट्रल रेसिडुअरी पे भी बना सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट और कॉन्करेंट पे बना सकता है। ये भी एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है। जी हाँ, ये था हमारा पहला वीडियो लेक्चर इस पूरे चैप्टर के। बाकी के इंफॉर्मेशन, बाकी के टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये था वीडियो लेक्चर फेडरलिज्म का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स यदि आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो जब लेकर आऊं इसका सेकंड पार्ट तो आप मिस नहीं कर पाए। और यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ जरूर भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।